नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्ट ब्लेयर के कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अहम एक स्टेज होता है एक महिला के जीवन के लिए, क्योंकि इस स्टेज के बाद वो एक माँ कहलाती है। लेकिन ये स्टेज उनके लिए बहुत ही अनिवार्य होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस स्टेज में उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जिससे वो आने वाले अपने बच्चों को अच्छी तरह देख सके। लेकिन कई सारी परेशानियां होती है, कई सारी वेदनाएं होती हैं। आज उसके विषय में हम बात करेंगे और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर नंदिनी, मेडिकल ऑफिसर, योगा एंड नेचुरोपैथी, आयुष से। नमस्कार मैडम। तो दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं, ये हमारा फ़ोन लाइव इन कार्यक्रम है। तो जो भी सवाल आप हमारे इस विषय पर अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर में पूछ सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अब दिखाया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप सब जानते हैं कि अब 5:30 बजा है, तो कई लोग इस वक्त जो है दफ्तर में रहेंगे या दफ्तर से बाहर निकलते रहेंगे, लेकिन हमें देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो घर पर नहीं रहेंगे। तो ऐसे में जो है हम इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत एक्टिव हैं। हमारा स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आपके सोशल प्लेटफॉर्म के आईडीज। हमारा ट्विटर आईडी है @DDK, हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो दर्शकों, और इसके अलावा यदि महिलाएं कोई भी सवाल पूछना चाहेंगी तो मैडम ने कहा है कि जरूर आप हमें कॉल करें, ना केवल प्रेगनेंसी के टॉपिक के ऊपर में, इसके अलावा यदि महिलाओं को कोई भी संदेह है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे शुरुआत होना है, उसके लिए उनको तैयार होना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो होता है वो माहौल, जब एक महिला जो है प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ में उनको बहुत ज़्यादा जो है बरतनी पड़ती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम ना हो जाए। उसमें से एक इशू हम समझते हैं PCOS, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जहाँ में कई सारी परेशानियाँ आ सकती है, जिस कारण से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम जानना चाहेंगे कि PCOS क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा। जी, जैसे PCOS बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आज में जैसे ही मेनार्क हो जाता है उसके बाद से ही सभी बच्चे 13 to 14 ईयर्स से लेके अब कोई भी रिप्रोडक्टिव एज के सारे बच्चे ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हमें PCOS का प्रॉब्लम है। तो PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मतलब होता है ज़्यादा, सिस्ट होता है एक सैग जैसा होता है जिसमें अंदर में लिक्विड जैसा हो और बाहर में एक सेमी सॉलिड एक मटेरियल जैसा लिक्विड फॉर्म में होता है। और ओवेरियन मतलब ओवरीज, सारे ओवरीज में सैग जैसा बन जाता है। ये आके एक नॉन कैंसरिक होता है, बट ऐसे होने की वजह से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल डिलेड पीरियड्स, डेली महीने में पीरियड्स होना उन पे डिले हो जाता है। फेशियल ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और इवन बहुत पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे स्टेजेस में अगर रेगुलरिटी में ऐसा होते हैं तो इवन प्रेगनेंसी में भी डिलेड प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी की भी चांसेस होते हैं अगर बहुत स्टेज में। तो ये PCOD में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट कंप्लेन में वो यही लेते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स, जो मेंसेस उनके रेगुलर नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू होते होते ये प्रेगनेंसी में भी कहीं ना कहीं हार्म होता है। तो PCOS के एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता वाला एक प्रॉब्लम है। जैसे एंड्रोजन नाम का जो एक हार्मोन होता है, अगर वो सबसे ज्यादा हो जाता है, हाई रेंज में हमारी बॉडी में आता है, तो इवन फेशियल ग्रोथ भी हमारे फेस में या बाकी जगह में भी जितना जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा आने के चांसेस है। तो ये सब क्यों होता है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब होती है तब ऐसी बीमारियां आती हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमारे फूड स्टाइल कैसे, हमारे लाइफस्टाइल कैसे हैं, जैसे हम जितने इनटेक करते हैं वैसा उतना आउटपुट नहीं होता है, उतना एक्सरसाइज या योगा प्रैक्टिसेस नहीं होता। हमारा खान पीन कैसा है, हम इतना पौष्टिक आहार खाते हैं कि फास्ट फूड पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है, ये सभी अगर रूटीन वाइज अगर ठीक रहता है तो सबको PCOS हम ओवर करके आ सकते हैं। और अगर फैमिली में भी अगर किसी को PCOS है बट अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं फॉलो करके आते हैं तो
तो ये हार्मोन अगर बैलेंस हो जाता है तो भी आप पीसीओएस को ओवरकम करके आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर सही है कि अगर आप पीसीओएस को ठीक टाइम में सही करके दवाई से या मतलब नेचुरल फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस या सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के न्यू स्टाइल को अपना के भी आगे बढ़ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डिलेड प्रेगनेंसी का एक शिकार बनते हैं। बट तब भी आप अगर टाइम पे फूड डाइट, कैसे फूड आप इनटेक करते हैं, आपके जैसा मेंटल प्रॉब्लम्स या मतलब माइंड रिलेटेड को कैसा आप फिजिकली फिट रखते हैं, ये ओवरऑल आपको अगर आप ठीक रखते हैं तो ये आगे वाले प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। और ये सारे वुमेन्स में जुड़े हैं। अगर आप 10 पेशेंट्स को देखते हैं तो 10 में से 7 केस आपको पीसीओएस मिल जाता है, तो भी इतने ज्यादा है। तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल से ही बहुत ज्यादा जुड़े हैं। और लाइफस्टाइल अगर जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे लाइफस्टाइल आप ठीक करते हैं, नेक्स्ट आपके हार्मोन्स एकदम ही ठीक हो सकते हैं। एंड योगा उसमें सबसे बड़ा एक विषय है जिसमें वो आपको ओवरऑल नॉट पर्सनालिटी चेंजेस करने में मदद करेगा। ओके, दर्शकों को याद दिला दूं, जैसे कि हमने जब भी शुक्रवार जब भी ये कार्यक्रम रखा है, तो जब भी हमने किसी भी विषय में बात किया, किसी भी प्रकार की बीमारी के विषय में जब भी हमने बात किया, हमेशा जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं उनका एक सलाह हमेशा रहता है, जो लाइफस्टाइल, जो हमारा जो खान पान रहता है, इससे संबंधित बीमारियां अक्सर ज़्यादा होती हैं और इससे ही परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूं कि बहुत एक अहम बात है ये, हम सबको समझना है। तो इस विषय में भी अगर कोई आपको डाउट है कि किस प्रकार का खान पान करना है, किस समय पर खान पान करना है, कैसे डाइट आपको लेना है, अगर इससे भी कोई भी संबंधित सवाल रहे तो ज़रूर पूछिएगा। हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो एक और होता है कि हेयर फॉल, लाइक विमेन एंड ऑल, कि इनके लिए इनका हेयर जो है बहुत एक प्राइड का बात होता है, लाइक इट गिव्स देम मोर ब्यूटीफुल, इट मेक्स देम मोर ब्यूटीफुल, लाइक अच्छा सुंदर दिखते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आती है, सो कहीं ना कहीं होता है कि जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंट जब वो डिलीवर कर लेती है उसके बाद भी उनका हेयर फॉल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो स्ट्रेस फैक्टर आता है, या तो थोड़ा सा एक होता है ना, मेरा बाल गिर गया है, बच्चा हो रहा है, या तो हेयर फॉल अगर प्रेगनेंसी के साथ रिलेट करें तो कैसे हम देखते हैं? जी जरूर, जैसे कि हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमारा इतना हेयर फॉल का कंप्लेंट्स नहीं रहता, बट आफ्टर डिलीवरी ये हेयर फॉल का कंडीशन जो है वो बढ़ जाता है। और वो उसको लेके हर मदर बहुत ज्यादा चिंतित भी रहती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगेन द हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, वो प्रेगनेंसी में बहुत हाई लेवल में रहता है, ये नॉर्मलाइज्ड रहता है। आफ्टर डिलीवरी सडन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हार्मोन जो हमारी हेयर ग्रोथ, हेयर प्रोडक्शन का जरूरत होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा स्लीप पैटर्न एंड इवन स्ट्रेस रिलेशन। क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी हम बच्चे का ध्यान रखने पे ठीक से हम सो नहीं पाते हैं, या मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत डिप्रेशन फील करते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बहुत स्ट्रेसर होते हैं। तो वो एक रीजन होता है, और उसके लिए हम मैं बाद में बताऊंगी क्या करना चाहिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन फैक्टर। जब तक एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब हम उनको सारा पौष्टिक आहार उनको प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट डिलीवरी हम पूरे के पूरे बच्चे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इवन कि मदर पे इतना ध्यान देना कम कर देते हैं, या मतलब उतना नहीं कर पाते जितने बच्चे पे देते हैं। तो वहीं में न्यूट्रिशन फैक्टर डाउन हो जाता है, या पुअर न्यूट्रिटिव फैक्टर हो जाता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कोई भी अदर प्रीवियस एलिमेंट या कंडीशन की वजह से डायबिटिक हो गए, या मतलब थायराइड इश्यूज हो गया, या हाइपरटेंशन, उसको हमें पहले रूल आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें जैसे अगर डेफिशिएंसी है कहीं में, न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी, तो उसके लिए अच्छा पौष्टिक आहार, सनफ्लावर सीड्स हो गया, फिश इंटेक हो गया, मिल्क इंटेक हो गया, तो वो पोस्ट डिलीवरी भी उतना ही अच्छा इंटेक होना है। बिकॉज सी एवरी सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूर है। अब कहीं ना कहीं अगर आधा अधूरा खाएंगे बच्चे का ध्यान रखने के चक्कर में, तो आपको उतना न्यूट्रिशन अपनी हेल्थ पे कम पड़ जाएगा। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस जहाँ होता है तो उसमें आपको योगा प्रैक्टिसेस, इवन प्राणायाम प्रैक्टिसेस आपको स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो कि आप वो चीज जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको कम कर सकते हैं। एंड स्लीप पैटर्न जब आपको डिस्टर्ब होता है, तो हमेशा से प्रेग्नेंट लेडीज को जब बच्चे सोते हैं तब सोना चाहिए। तो एक्चुअली प्रेग्नेंट मदर क्या करते हैं, तो बच्चे सोते तो काम करते हैं, तो वो उनको रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। और जितना हो सकता है अपने काम को जल्दी समेटने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत
टाइम में क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज अपना स्क्रीन टाइम में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो स्क्रीन टाइम का जो टाइम होता है उसको कट शॉर्ट कर देना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा ताकि वो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है स्कैल्प मसाजिंग एंड स्कैल्प ऑयलिंग, कि बाल में तेल लगा के फिर स्कैल्प में मसाज करना हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। कभी क्या हो जाता है कि आप तेल बाल में लगाते पर स्कैल्प को इतना मसाज नहीं कर पाते, तो जैसा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो आपको स्कैल्प मसाजिंग में हेयर ग्रोथ भी आपको हेल्प करेगा। और द अदर थिंग इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल हेयर एसेसरीज यूज करते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, तो वैसे चीज आके आपके बाल को डैमेज जरूर करेगा। अगर आप प्रेगनेंसी के बाद ये सब चीज का ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाएगा और इवन हेयर ग्रोथ भी आने लग जाएंगे और बाकी चीजों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके। तो मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि मतलब पूरे स्कैल्प में जो है वो सब, आई गेस कि ये काम स्पेशली जो है उनके घर पे जो स्पेशली उनके पति वगैरह हैं इनके ऊपर भी ये जरूर प्रेगनेंसी फेज आके लोग पैथोलॉजिकल बीमार जैसा क्यों इसीलिए सोचते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है अगर सिंगल ही हैंडल करना है, वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, जस्ट एन फिजियोलॉजिकल चेंज जो सभी महिलाएं फेस करती हैं। तो ये एक सिंगल एसोसिएटेड नहीं है, ये वो अकेली प्रेग्नेंट नहीं है, फुल फैमिली ही उसके साथ उनका देखभाल रखना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उनको बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है और जो लोग कहते हैं वो उसी को सच मान जाती है। तो हमेशा से एक तो डॉक्टर का सलाह दीजिए या पैरामेडिकल स्टाफ्स का सलाह लीजिए, नहीं तो फिर जो मदर है या मतलब मदर इन लॉ है उनका सलाह देके ही वो आप आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में। स्पेशली जब ये ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं, लाइक प्रेग्नेंट लेडीज रहते हैं तो दे वांट टू ट्रैवल, लाइक उनको लगे कि चलो हम भी निकलते हैं, सो विद दैट लाइक विद द वूम दे वांट टू गो समवेयर, उनको वो नेचर एनवायरनमेंट वगैरह देखना पड़ता है, बट अगेन रेस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे घर पे अभी आप प्रेग्नेंट है, यू शुड नॉट गो आउटसाइड, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस, ऐसा नहीं करना, आपको ज़्यादा ये नहीं करना है। तो अगर ट्रैवल करना है तो क्या सेफ पीरियड रहे, क्योंकि एज अ लेमैन मैंने ये समझा है या सुना है कि स्टार्टिंग का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं था, उसके बाद थोड़ा सा हम मैनेज कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग और डूइंग सम वर्क, कौन सा पीरियड सही रहेगा? थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो ट्रैवल कर सकती है, बट जैसे कि वो अगर हॉस्पिटल विजिट में जाना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल विजिट कर सकती है, बट अगर लॉन्ग ट्रैवल का बात हो जाता है जहाँ पे उनको 4 to 5 आवर्स ट्रैवल करना है, वैसे टाइम को वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को अवॉइड करने के लिए हम सलाह देते हैं। और फिर वो डिपेंड करता है कि वो कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करती है, कि रोड कैसा है उसका, वो सब चीज का हम ध्यान रखने बोलते हैं। नहीं तो जो ट्रैवल होता है, क्योंकि उनको भी घर में रह के अच्छा नहीं फील होता है या उनको वो जो मूड स्विंग्स होता है वो सबको ओवरकम करने के लिए उनको बाहर जाना जरूरी है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो कोई भी टाइम में ट्रैवल कर सकती है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे मोड यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर बस में ट्रैवल करती है तो बेसिकली बेस्ट ऑप्शंस ये रहेंगे कि वो थोड़ा सा गैप लेगी। फॉर एग्जांपल वो 1 आवर ट्रैवल करी, उसके बाद कहीं पे रुक गए, थोड़ा रेस्ट ले लिए, वो पीरियड अगर ट्रैवल करती है वैसा, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और एक है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सिंगल अगर आप 2 व्हीलर यूज कर सकते हैं, 2 व्हीलर में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, और सिंगल साइड बैठना है कि डबल साइड बैठ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रहते हैं। तो 2 व्हीलर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आजकल बहुत टाइम में कार आ गया, बहुत सारे फैसिलिटीज आ गए, बट बाकी के टाइम में तो साइकिल्स में भी ट्रैवल करते थे, इवन 2 व्हीलर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो भी जरूर ट्रैवल कर सकते हैं। और इट डजेंट मैटर कि आप सिंगल साइड बैठ रहे हो या 2 साइड बैठ रहे हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो कंफर्टेबली अपने माँ के गोद में कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गड्ढा है आपका, अगर रोड बहुत सेफ नहीं है, बहुत रप्चर्ड रोड है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नहीं तो आप जरूर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट ये चीज का ध्यान देना जरूरी भी। ओके। एक और इश्यू है आज के टाइम पे जो हमने पढ़ा है, समझा, सुना भी है, थायराइड। वेरी बहुत ही क्रिटिकल समझता हूँ मैं, क्योंकि इसमें वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। स्पेशली अगर बात करें, आई गेस कि ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादा होता है। तो जब ये, अगर हम दोनों स्टेज में बात करेंगे, एक कॉमन वुमेन के लिए थायराइड का क्या कंडीशंस होता है, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी हम बात करना चाहेंगे थायराइड के बारे में।
जैसे थायराइड आजकल इतना कॉमन है, जैसे पहले डायबिटीज बहुत कॉमन था, हाइपरटेंसिव, आज वैसे ही पीसीओडी या पीसीओएस से थायराइड रिलेटेड बहुत ही कॉमन है। थायराइड के जो भी थायराइड के शिकार होते हैं उसमें दो प्रकार खास करके होते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म किसी का ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म किसी का कम हो जाता है। तब जब भी कोई मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो इक्वली आपका जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपके बॉडी में होना है वो नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो एक तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, नहीं तो फिर ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा वो बहुत लीन थिन, कभी कितना भी खा ले इनटेक तो उनको बॉडी नहीं आएगा। और कभी कभी मेटाबॉलिज्म जब बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो वो बहुत हेवीली बिल्डअप ऐसे के साथ होते हैं। इनका लक्षण भी होता है बहुत इरिटेबिलिटी जैसा सिम्टम्स आते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, ये बहुत देखने को मिलता है। और मैक्सिमम सारे प्रेग्नेंट सारे कॉमन वुमेन्स को थायराइड का इश्यूज है भी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम डाइट से इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड हो गया है और आप उसको कंट्रोल करने चाहते हैं तो इमीडिएट एक्शंस में आप उसको डाइट में और फिजिकल एक्टिविटी में कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। बिकॉज मैंने पहले भी बोला था कि ये हार्मोनल रिलेटेड है, तो आप हार्मोनल रिलेटेड के लिए प्राणायाम, योगा, स्ट्रेस फैक्टर को कम करने के लिए मेडिटेटिव टेक्निक्स या रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर डाइट के बारे में बात करते हैं तो हमारे थायराइड हार्मोन को फुल्ली स्टिमुलेट करना और अच्छा तरीके से फंक्शन करने के लिए सेलेनियम का जरूरत है। सेलेनियम एक ऐसे मेटल है जिसका सेवन करना, जैसे बोलते हैं कि सेलेनियम इज जस्ट एन मेजरिंग टूल और इट इज यूज्ड फॉर मिशनरीज प्रैक्टिसेस, बट जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो पर वो सेलेनियम ऐसा एक चीज है जिसको आप अगर खाते हैं टाइम पे 50 mg का सेवन करना चाहिए पर दिन में। और जितना आप उसको सेवन करेंगे वो आपको थायराइड फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो सेलेनियम का इंटेक ऐसा होता है ना, जो चीज बहुत अच्छा होता है वो चीज को ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी ना करना चाहिए। तो थायराइड बहुत जिनको है, बहुत साल से दवाई खाते, तो उसके लिए वो सेलेनियम ज्यादा ना खाए, तो ओनली 50 mg इज एडवाइस। तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम हमारी ब्रेजिल नट में मिलते हैं। ये आलमंड जैसा दिखता है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली दी मिलते हैं। नहीं तो भी अगर आपको बहुत जगह को ब्रेजिल नट नहीं मिलते हैं तो सनफ्लावर सीड्स, दही, एग, मिल्क, घी, ये सारे फिश, इवन द फिश इज द अल्टरनेटिव सोर्स जिसमें वो थायराइड का इंटेक कर सकते हैं। इवन जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया एंड ब्रोकोली, ये सारे फ्रूट्स को हम थायराइड पेशेंट को अवॉइड करने बोलते हैं ताकि उसमें क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जिसे बोला जाता है तो वो आके सेलेनियम का इंटेक को थोड़ा सा बढ़ा देता है। बाकी अगर आप ओवरऑल मेंटेन करते हैं अपने फिजिकल एक्टिविटी को, इवन प्राणायाम टेक्निक्स को, अपने वर्क को कैसा मेंटेन करना, अपनी एक्टिविटीज को कैसे बिजी रखने, अपने थॉट्स को, ये सब करके डाइट को अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट गेन भी नहीं होगा, इवन थायराइड फंक्शन भी एकदम प्रॉपर हो सकता है। और बहुत सारे वुमेन इसको लेके ये चिंतित होती है कि वेट ज्यादा बढ़ता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज इनिशियल स्टेज में जो वेट रहता है तो वो कंट्रोल कर पाते हैं और इनिशियल स्टेज में वो छोड़ देते हैं कि हम बाद स्टेज में देख लेंगे या पोस्ट देख लेंगे करके, फिर वो बढ़ने लगता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता। ये भी कंट्रोल करना आसान है। जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि जैसे हम हमेशा समझते हैं या सुनते हैं कि कोई कहता है कि अगर आपको ये परेशानी है तो इसका सेवन ना करें, ये ना खाए, इस वेजिटेबल को ना खाए, इस फ्रूट को ना खाए, लेकिन ये हम सिर्फ सुनते हैं और उसको वैसे ही हम अपना लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि क्यों नहीं करना, क्या होता है उसके खाने से, उसके सेवन से, क्यों नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो ये सब हमें जानना बहुत अनिवार्य है। तो यदि कोई भी सवाल रहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बच्चा है अभी किसी का, तो दे आर कि हम दोनों ही बाहर निकलते हैं, हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, तो बच्चा जो है वो अकेला हो जाता है। सो व्हाई डोंट वी हैव अनदर किड, एक होता है पेरेंट्स के अंदर भी, और वो बच्चे के लिए भी रहता है कि कभी पूछ लेता है कि उनके पास भैया है, बहन है, बात करने के लिए, हमारे पास क्यों नहीं है, कोई बच्चा ही पूछ लेता है। तो अगर एक प्रेगनेंसी हो जाती है, एक डिलीवरी हो जाता है, तो उसके बाद जो है जो भी पेरेंट्स हैं, तो हाउ लॉन्ग दे शुड वेट फॉर द नेक्स्ट वन, की कैसे, किस प्रकार का मोड ऑफ ऑपरेशन था या मोड ऑफ क्या था उनका डिलीवरी, किसको लेते हुए वो जो है अपने आप को जो है नेक्स्ट जो है एक नए बच्चे के लिए जो अपने आप को तैयार करे, तुरंत करे या कुछ समय ले?
द बेस्ट पीरियड होता है 2 साल के बाद, बट द फर्स्ट चॉइस शुड बी इज मदर की मदर सेकंड बेबी के लिए रेडी है कि नहीं है। बहुत टाइम में पेरेंट्स एक ही चाइल्ड से सीमित हो जाते हैं, बट फर्स्ट कंडीशन तो हम मदर से पूछते हैं कि आप रेडी है। और उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है कि 2 years to 3 years के गैप में आप बच्चा जरूर ले सकते हैं, और सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों के बीच में आप ले सकते हैं। और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि मदर का कोई एलिमेंट, अगर उनका कोई भी डिसऑर्डर्स था या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो गेस्टेशनल डायबिटीज थे या हाइपरटेंसिव थे, क्लैम्सिया का केस है, सब कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर वो जो लेवल्स है नॉर्मल लेवल्स में उनको लाना है, वो चाहे थायराइड हो जाए या डायबिटीज हो जाए या हाइपरटेंसिव, वो लेवल को पहले नॉर्मल लेके आना है, उसके बाद ही वो फर्स्ट में ऑप्शन चूज कर सकती है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज सी जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो दोनों को हैंडल करना भी इतना आसान होता है। एज गैप में जैसे कि अभी बच्चे अकेले रहते हैं तो हम क्या करते थे, बच्चे इरिटेट होते तो हम फोन दे देते हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो और जब बच्चे के गैप्स ज्यादा हो जाते हैं, हमें लगता है कि बच्चे समझने लग जाएंगे, एक दूसरे को पाल लेंगे, बट आजकल के जनरेशन में वो जेलस वाला जो फीलिंग वो सबसे ज्यादा आ जाता है। तो 2 to 3 years इज द बेस्ट गैप जिसमें मदर अपना हेल्थ को डेवलप कर सकती है इतने पीरियड में। और ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एटलीस्ट 1.5 साल तक तो बच्चे को दूध देना मदर के लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो 1.5 साल के बाद जो गैप मिल जाता है उनको 2.5 years to 3 years, that is the best time when can she can plan for the next baby as well. Okay. Like when a woman is pregnant, like जब उनका प्रेगनेंसी होता है तो कई लोग उनको कई तरह की एडवाइस है, जैसे कि फॉर स्लीपिंग ऑल्सो, लाइक तो अब उन वेट जो होता है उनका जब व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, तो ये स्लीपिंग जो तरीका होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। अक्सर कहते हैं कि लेफ्ट की तरफ फोकस होना चाहिए तो डाइजेशन वगैरह एंड ऑल। सो व्हेन इट कम्स टू अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो कौन सा जो स्लीपिंग स्टाइल होता है ये बेटर रहेगा, या कैसे सोएं वो ताकि वो जो है अपने आप को कंफर्टेबल रखे एंड इवन द बेबी इनसाइड द वूम? पोजीशन जब भी हम बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो वो बोला जाता है कि सीधा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो दैट इज बच्चों को बहुत हार्म करेगा। तो दोनों पोजीशन, राइट टर्निंग पोजीशन या लेफ्ट टर्निंग पोजीशन, दोनों पोजीशन इज द बेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। बट दैट डजंट मीन कि अगर वो सीधा नहीं लेट पाएंगे, अगर वो सीधा भी लेटते हैं 5 to 10 मिनट्स के गैप में, देन इट इज ओके फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। बिकॉज अगर बहुत देर तक वो खुद भी लेट नहीं पाएगी क्योंकि उनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऐसा फील होगा। और क्या होता है, हमारे यूट्रस से ना हमारे हार्ट पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या ब्लड पास होता है, वो जो नर्व है वो कंप्रेस होता है। दैट इज द रीजन अगर आप जब स्ट्रेट लेटोगे तो आपके बैक से जब प्रेस होगा, जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि कोई भी साइड में आप लेट सकते हैं। तो ओनली सिंगल साइड लेटने पे बहुत जन को हाथ दर्द या शोल्डर पेन का भी कंप्लेन रहता है। तो एनी ऑफ द अदर साइड्स, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड वो ले सकते हैं, नहीं तो वो सीधा करके भी लेटते हैं तो 5-10 मिनट्स के बाद अपना करवट बदल सकते हैं। वो दोनों प्रकार का चीज को अपना सकते हैं। Okay. अगर हम योगा को इसमें लेके आते हैं, लाइक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जनरली, सो दे कैन नॉट परफॉर्म, कि सारे जो आसन वगैरह है वो कर नहीं पाएंगे, तो जनरली प्रेग्नेंट वुमेन जो योगा पसंद करती है, योगा करती हैं, या फिर मैं समझता हूँ कि कई लोग जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए और जो इन द वूम उनके लिए, तो किस प्रकार का आसन जो रहेगा इनके लिए सही रहेगा? इनके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी और बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ एक्सरसाइजेस इनके लिए सिखाया जाता है। हमेशा इनिशियल स्टेज में हर प्रेग्नेंट वुमेन ये कंप्लेन करती है कि उनको जोड़ों में दर्द होते हैं या मतलब कंधे में दर्द होते हैं, बैक पेन। फ्यूचर जब केस हो जाता है तो उनको कमर दर्द का बहुत सारे कंप्लेन में, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम में कमर दर्द का भी कंप्लेन लेके वो आते हैं। ऐसे स्टेज में हम उनको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं, लूजनिंग टेक्निक्स, वैसे टेक्निक्स सिखाते हैं तो सारे जॉइंट्स में भी मोबिलिटी आ जाए। फिर उनको हम स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिसमें आप उनको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी को हम प्रमोट करते हैं, सिजेरियन के द्वारा नहीं जाए, वैसे प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जिसमें वो अपने पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथ कर सके और इजीली नॉर्मल डिलीवरी को हेल्प कर सके और बहुत हैवी ना फील करे अपने बॉडी को, इजीली उनको जो ग्रोथ होता है, इवन जो वेट गेन भी बहुत मैसिवली ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो, वो चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम बेसिक सिंपल आसन जिसमें लूजनिंग टेक्निक्स हो गया, प्राणायाम टेक्निक्स जिसमें ब्रीथ कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल, इवन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से नींद में डिस्टर्बेंस,
पोजीशन चेंज करना है बार बार ड्यूरिंग स्लीप, तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन, तो राइट, बहुत मैं समझता हूँ कि सब में होता है जनरली, लाइक इवन जो नॉर्मल, मतलब इन सेंस लाइक अपार्ट फ्रॉम विमेन, मेन में भी होता है, विमेन। तो जब ये प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौर पे जब कॉन्स्टिपेशन होता है, सो हाउ, लाइक कैसे हम इसको समझे कि मतलब किस प्रकार एक माँ को जो है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने आप को मेंटेन करना होगा? जी, जैसे कि हम ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे, ये आके नॉट एक प्रेग्नेंट वुमेन तक सीमित नहीं है, मीन्स जैसा आपने बोला सब तक है ये। और इसको जैसा सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसा आहार ले रहे हैं। और कॉन्स्टिपेशन ऐसे हेडेक जैसा आता है कि हर किसी को भी हो सकता है, एवरी टाइम हो सकता है, बट इट इज नॉट ओनली एसोसिएट टू हार्ट स्टूल। हार्ट स्टूल होता है तभी ऐसा नहीं है कि कितना रिकरेंटली आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब किसी किसी को एक हफ्ते में होता है, किसी किसी को एवरी 2 to 3 डेज में होता है, वो भी मायने रखता है। बट जब प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, एंड वो प्रेशर जो देती है वो अच्छा नहीं है, एंड बाकी भी उसमें जो मसल्स है वो बहुत वीकन हो जाते हैं। तो ये चीज में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो फाइब्रस डाइट अपना खाना में ले ले। फाइब्रस डाइट का मतलब है पौष्टिक आहार, जिसमें वो हरे भरे सब्जियां और फल लेती है। फल आके डेली बेसिस में खाना है, कि ऐसे नहीं कि आज मैंने खा लिया अगला दिन हमने नहीं खाया, तो डेली बेसिस में खाइए। चूजिंग ऑफ फल, मतलब कौन सा फल आप सेलेक्ट करते हैं। सीजनल फल जो होता है वो बेस्ट है। सीजनल फल का मतलब होता है अभी ये समर का सीजन है तो तरबूज या वाटरमेलन इज द बेस्ट, या ऑरेंज इज द बेस्ट। और अगर ये रेनी सीजन है तो वो सीजन के अनुसार जो फल मिलता है वो उसी के लिए बना हुआ होता है, ये सीजन के अनुसार ही बना होता है, तो चूज अकॉर्डिंगली। फिर ये तो हो गया फाइबर कंटेंट, पर वो चीज को मोबिलाइज होने के लिए, बॉडी में मोबिलाइज होने के लिए भी वाटर इंटेक जरूरत है। तो एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर वो ले। वाटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी पी सकते हैं, बहुत जन कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में कुछ भी पिए। तो टेंडर कोकोनट ऑप्शन हो गया, इवन छाछ हो गया, बटर मिल्क हो गया ऑप्शंस में, और इवन जूसेस, बीटरूट जूसेस या कोई भी जूसेस को भी वो सेवन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इसमें से कोई एक चीज भी मिस होता है, जैसे कि फाइबर मिस हो गया, अब पानी ठीक से नहीं पी रहे हो, फाइबर ले रहे हो, या पानी से पी रहे हो फाइबर नहीं ले रहे हो, तो इट डोंट वर्क, इट इज वर्क्स ऑन साइमल्टेनियस बेसिस को। तो वैसे चीजों को अगर डेली सेवन करते हैं, डेफिनेटली इसको हम ओवरकम करके कोई भी आ सकता है। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जस्ट वांट यू टू गिव अ वेरी एप्ट जो मैसेज होता है, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें दें। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी डिजीज है, कोई भी आपको सिम्टम की वजह से भी कोई दिक्कत हो रहा है, तो वो उसको आप इनिशियल स्टेज में ही ठीक करने की कोशिश कीजिए, या कोई भी डॉक्टर से मिलके उसके लिए सलाह लीजिए। बहुत लेट स्टेज तक आप उसके बारे में मतलब बना के मत रखिए कोई भी बीमारी को। और सारे बीमारी के भी हमारे पास ट्रीटमेंट होते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर अपने लाइफ में अपनाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला, और अपने कार्यक्रम में आते हुए हमें कई सारे सवालों के जवाब दिए, और मैं समझता हूँ कि आगे भी हम इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं समझता हूं कि आज का यह कार्यक्रम और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि कॉल करके पूछना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे जो भी डाउट वगैरह होता है वो हमारे जहन से निकल जाता है, ना केवल अपने लिए लेकिन अपने परिवार के लिए और अपने पड़ोसी के लिए और कई सारे लोगों के लिए। जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो जब डिस्कशन होता है, जब इन विषयों पर बात होती है, तो आप सलाह दे सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा हमारा फेसबुक हैंडल और हमारा यूट्यूब हैंडल और हमारा एक्स हैंडल है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो दर्शकों, मैं समझता हूं कि आज का यह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक था। हमारा सुझाव इस पते पर आप दे सकते हैं। तो दर्शकों, आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। you